प्रभुगो परिवार के मुखिया, देश की राजनीति के दैदीप्यमान नक्षत्र आदरणीय चंद्रपाल जी, जियो फाइनेंस गुप्ता जी, इनका जिक्र मैंने इसलिए किया है कि कवियों की सांस इनमें ही अटकी है और टूटता हुआ दिख भी रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। चंद्रपाल जी से गलती हुई, जो घोषणा करनी थी वो नहीं कर पाए, फिर लौट के की, ये उनकी दरिया दिली है। लेकिन बीच में शिकायत कर दी दिनेश दिग्गज ने कि मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे वो दरिया दिल है, उन्होंने 1500 रुपए की कम से कम यहाँ घोषणा तो कर दी। मैं तो 4.5 साल से 15 लाख का इंतजार। आज सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। पढ़ रही थी, उसने अच्छा पढ़ा। अच्छा इसलिए पढ़ा कि वो हमारी बेटी थी। हम भी बहुत अच्छा पढ़ेंगे क्योंकि हम उसके चाचा हैं। और हर चाचा से पाल चाचा नहीं होता, हम उसके चाचा। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तालियां मारियां बजाओ, क्योंकि आप लोग प्रभुखो परिवार के हैं। ताली बजाने वाले बिल्कुल नहीं हैं। मेरा मतलब आप आराम से सुनिए, इत्मीनान से सुनिए। आज जो लोग पत्नी सहित आए हैं वो बड़ी दहशत में बैठे हैं कि भगवती हंसे तो हम हंसे। अच्छी बात निकल जाए तो एक बार पहले लुगाई की तरफ देखते हैं और फिर जब वो हंसती है तब हंसते हैं। इसलिए आप मस्ती से रहिए। मैं आनंद का कवि हूँ, आनंद से परमानंद तक की यात्रा करनी चाहिए। बकवास बिल्कुल नहीं। आप भी खड़े, अच्छी बात। सुरक्षा व्यवस्था में हो। आदरणीय चंद्रपाल जी, अगले साल एक घोषणा और करना कि कवि सम्मेलनों में कवियों के लिए भी ये 2 लैंप जलाए जाए ताकि उन्हें ठंड ना लगे। इस बार बजट पास कर जाना तो 2 लैंप यहाँ भी ले जाए। हमारे संतोष आनंद जी को ठंड लग रही है और ठंड से अगर कहीं वो पुण्यतिथि को प्राप्त हो तो अगली साल उनकी स्मृति में ही करना पड़ जाएगा। 2 लैंप यहाँ भी जल जाए तो अच्छा है। बात कर रहे हैं लोग, करते रहते हैं, देश में कुछ नहीं रहा। ये प्रमोद प्रमिल बहुत बढ़िया आदमी, मेरी तो पहली बार मुलाकात हुई। जब हम आए तो सब कवियों से हाथ मिलाया और मेरा सीधा गाल चूमा। अब इस मीटू की रिपोर्ट मैं कहां लिखूं? लेकिन जब उन्होंने मेरा गाल चूमा तो मुझे पता लग गया कि अगले आदमी का आखिर टेस्ट क्या है। शब्द शब्द में हास्य और व्यंग्य, हमें दृष्टिकोण खुले रखने चाहिए। आप वहां से हट जाओ, वो लगातार बात करते रहेंगे। हाँ, आप अगर नहीं हो रहा, देश में बड़े बड़े काम हो रहे हैं। हमने अभी पिछले दिनों 3000 करोड़ रुपए खर्च करके 183 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की न केवल मूर्ति बनाई बल्कि दुनिया के सारे स्टैचू एक झटके में छोटे कर दिए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक स्थल से ही देख के बता देंगे कि अच्छे दिन कितने किलोमीटर रह गए हैं। ये प्रगतियां हैं देश की। मैं व्यंग का विद्यार्थी हूं चंद्रपाल। व्यंग होता कैसे है, किया कैसे जाता है, किसी ये सभी का बयान होता। ये मत देखना कि मैं क्या कह रहा हूं, आप तो बस ये देखना कि मैं किस अदा से कह रहा हूं। उस अदा पर आपकी मोहब्बत चाहता हूं। जरा जुड़ना, खुल के सुनना, मस्ती से सुनना, जीवंत होकर सुनना। 2 विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। 2 विधवा
विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। एक विधवा ने दूसरी विधवा से कहा, मुझे तो तरस आता है इन सुहागिनों को देखकर। इन सुहागिनों से अच्छी तो हम विधवाएं हैं। कम से कम हमें पता तो है कि हमारे पति कहाँ हैं। तालियां कम बजाते हो आप लोग। पीछे के लोग भी तालियां बजाएं अगर आपके हाथ अन्य किसी काम में व्यस्त ना हो। आनंद, ये आनंद उत्सव है। समझे ना आप लोग व्यंग क्या होता है? समझे ना? अच्छा, जो नहीं समझे मैं उन्हें समझाता। मेरा दावा है आप समझ जाओ, और समझ जाओ तो आप मुझे समझा देना सबके आप समझ गए। नासा के वैज्ञानिकों ने अपनी सैटेलाइट्स प्रधानमंत्री जी को देते हुए कहा, इन्हें अंतरिक्ष में स्थापित कर दो। सुना है आप बहुत ऊंची छोड़ते हैं। समझ गए क्या? तो समझाओ, ये हाथ कभी नीचे जाएगा। समझ रहे हो? अच्छा, नहीं समझे तो मैं आपको फिर समझाता हूं। यहाँ महिलाएं बैठी हैं। एक जुमला मेरे नाम से पूरे हिंदुस्तान में बदनाम हुआ। टेलीविजन वालों, अगर सीरियल सालों साल घसीटना था तो इसका नाम दिया और बाती की बजाय अखंड ज्योति रख लेते। समझ रहे हैं? अच्छा, नहीं समझ रहे तो मैं आपको फिर समझाता हूं। बजट सत्र पर भाषण देते हुए हमारी सरकार ने कहा, हम लोगों के मनोरंजन के लिए शीघ्र ही नए चिड़ियाघर खोलेंगे। मैंने कहा, ये फिजूल खर्ची क्यों, जबकि आप लोग हो। सबकी समझ में आ रहा है ना व्यंग क्या होता है? अच्छा, नहीं आ रहा तो मैं आपको फिर समझाता हूं। मेरा दावा है आप समझ जाएंगे। मैंने जिस इशारे में बात की है बस उस इशारे को समझना। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा, ये पिछली 26 जनवरी को श्री बराक ओबामा को भारत बुलाने की क्या आवश्यकता थी? वो बोले, हमने देश से वादा किया था, शीघ्र ही काला धन भारत लाएंगे। समझे ना आप लोग? व्यंग हमारे आसपास बिखरा हुआ है। और माननीय अतिथियों, इससे बड़ा इस देश में व्यंग क्या होगा कि हमने पिछले 10 साल एक ऐसे प्रधानमंत्री जी को भुगता जो कुछ बोले नहीं, वो अब ऐसे आ गए जो दूसरों को नहीं बोलने दे रहे। समझ गए ना आप व्यंग? और नहीं समझे हो, आखिरी बार समझाता हूं जिस पीड़ा को मैंने व्यक्त किया है। बेवकूफ है वे लोग जो अपने प्रधानमंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के पुतले बनाते हैं और फिर उन्हें फूंकते हैं। हमें देखो, हमने पुतलों को प्रधानमंत्री बना के देश फूंक दिया। मस्ती से सुनिए, देश में आदरणीय कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये देश कल भी था, ये देश आज भी है, ये देश कल भी रहेगा। क्या बात है? अगर कुछ बिगड़ा है तो केवल ये बिगड़ा है कि मैं खुद बिगड़ा। मैंने अगर खुद ने अपने आप को सुधारना शुरू हो गया कर दिया तो ये देश सुधरना अपने आप शुरू हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं 1/130 करोड़ हिंदुस्तान में खुद भी। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जब हमें चरित्रों को साफ करने की आवश्यकता होती है, हम सड़कों को साफ करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, इस लोकतंत्र का दुर्भाग्य एक व्यंग के लिए ये रात मेरे नाम से जानी जाए। सूर्योदय लाने का वादा वे लोग कर रहे हैं
जिनके खुद के चुनाव चिन्ह लालटेन हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है। इंग्लैंड अपने वैभव से सबको पछाड़ रहा है, इंग्लैंड अपने वैभव से सबको पछाड़ रहा है, अमेरिका अंतरिक्ष में झंडे गाड़ रहा है, जापान ज्ञाति विंडो के नजदीक खड़ा है, ऑटोमोबाइल्स में जर्मनी का जादू तगड़ा है, इधर चीन ने पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट उतारा। एक हम भारतीय हैं जो मुंह में गुटखा दबाकर अभी तक यही पूछ रहे हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। क्या हमारा राष्ट्रीय चरित्र, हम कहाँ फंसे हुए हैं? इस देश को कहाँ तक सुधारोगे? इस देश पर व्यंग किया जाता है, इस देश में व्यंग किया जाता है, इस देश पर व्यंग किया जाता है। क्या बात है, क्या बात है? व्यंग खुद पर भी करना चाहिए, आदमी को खुद पर करना चाहिए व्यंग। ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि क्रमखो जैसा बड़ा प्लांट और हमारे आदरणीय चंद्रपाल जैसे दिलेर मुखिया, आप चाहते तो यहाँ बड़े से बड़ा आयोजन कर सकते थे, यहाँ सपना चौधरी को भी नचा सकते थे, लेकिन आपने तय किया कि हम हिंदी साहित्य के नक्षत्रों को बुलाएंगे और यहाँ साहित्य का संगम कराएंगे। बहुत बढ़िया। ये ऐसी महफिलें सजनी चाहिए, अच्छी संगतों से अच्छे संस्कार जाते हैं पीढ़ियों में, इसका असर पड़ता है संगत का। और पढ़े लिखे लोगों, एक निवेदन कर देना चाहता हूँ, हमारे पौराणिक संदर्भों में कहा गया था कि अच्छी संगत का असर यह होता है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग को गए थे तो उनके साथ उनका कुत्ता तक स्वर्ग गया था। ये संग साथ का असर है। क्या बात, आपको सबको मालूम है ना? बस इस संदर्भ को आप याद रखना और मेरी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण जंग आपकी अदालत है। बहुत बढ़िया। राम बाबू सिकरवार अच्छे से सुन, मैंने तुझे ढंग से सुना था, खुद पढ़ के ऐसे बैठ गया जैसे राजघाट पे गांधी जी की विधवा बैठी है। बेटा बैठ जा, बैठ जा। जरूरी जाना है, उसको रोक दिया तो फिर अपन को जाना पड़ेगा। सबकी अपनी रासायनिक प्रक्रिया है, प्रॉब्लम। खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया, खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया, गलती से एक अखबार में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार छप गया। क्या बात है? लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हमें श्रद्धांजलि पर श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे और हम घर बैठे विधवा पेंशन की तरह लिए जा रहे थे। हंसा मत करो, तालियां वालियां बजाया निकल जान दो जल्दी, रोकना मत। खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया, गलती से एक अखबार में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार छप गया। लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हमें श्रद्धांजलि पर श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे और हम विधवा पेंशन की तरह घर बैठे लिए जा रहे थे। लोग दुखी थे, उनके चेहरे पर गम भी थे। तत्काल हमारी याद में एक शोक सभा बुलाई गई जिसमें अपनी मूल पहचान छुपाए हुए हम भी थे। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तत्काल हमारी याद में एक शोक सभा बुलाई गई जिसमें अपनी मूल पहचान छुपाए हुए हम भी थे, अपने बेतुके रुख को संभालते हुए और हमारे तैल चित्र पर एक मुरझाए हुए फूलों की माला डालते हुए एक क्षेत्रीय नेताजी बोले, शर्मा जी महान थे, इलाके की पहचान थे, साहित्य तो इन्होंने इतना रचा है कि अब बाकी बचे हुए कवियों के लिए कुछ नहीं बचा है। साहित्य तो इन्होंने इतना रचा है कि अब बाकी बचे हुए कवियों के लिए कुछ नहीं बचा है। इनके सृजन हमें रह रह के रुलाएंगे, ये इतनी पुण्यात्मा थे कि देखना सीधे स्वर्ग जाएंगे। कभी स्वर्ग की दिशा में पुकारते हुए और हमारे तैल चित्र को निहारते हुए नेताजी बोले, शर्मा जी हमें हमारी मोहब्बत का सिला दे जाते, अकेले क्यों गए, हमें भी ले जाते। कभी मेरे मुंह से निकल गया, भैया हम तुम्हारी ये फरमाइश पूरी नहीं कर पाएंगे, हम कोई युधिष्ठिर थोड़ी है जो आप साथ जाएंगे। हम कोई युधिष्ठिर थोड़ी है जो आप साथ जाएंगे। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आइए, ये मैंने क्रम इसलिए बनाया कि मैं आपसे जोड़ूं। एक रचना खास का मेरे को आदेश हुआ है,
स्वागत है, स्वागत इन है। दिनों मेरी काफी चर्चित रचना है, लेकिन मैं वो रचना सुनाना चाहता हूँ जिसका मुझे आदेश हुआ है। मेरी बहुत फेमस कविता है चंद्रपाल जी, हनुमान जी मिट्टी का तेल। मेरे दोस्त सरोज मिश्र जी यहाँ बैठे हुए हैं। अभी पिछले दिनों में ऑडियंस फैक्ट्री में आया था। थोड़ा सा सोचता हूँ कि यहाँ आया हूँ तो कुछ अलग हटके काव्य पाठ करूँ। मेरी एक रचना है हनुमान जी मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल एक प्रतीक स्वरूप है, हमारी रोजमर्रा की जरूरत की चीज है। वाह, रोजमर्रा की जरूरत की चीज के लिए एक आम आदमी को क्या क्या संघर्ष करने पड़ते हैं, उस संघर्ष का ताना माना है। कविता की भूमिका में पढ़े लिखे लोगों इतना कहना चाहता हूं कि हमारी आस्थाओं के देवता महापराक्रमी हनुमान जी, जिन्होंने भगवान राम के तमाम असाध्य कार्यों को संपादित किया, उनसे कहा गया कि लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, आप जड़ी बूटी लेकर आइए। वे पूरा का पूरा पर्वत उठा के ले आए। उनसे कहा गया सीता माँ की खोज करके लाइए, वे 7 समंदर फलांग कर चले गए। लेकिन सोचता हूं कि आज के दौर में रोजमर्रा की जिंदगी से जूझता हुआ इंसान कोई एक जरूरी काम उस महापराक्रमी हनुमान जी को सौंप दे तो वो भी हथियार डाल दे। जैसे अगर उनसे कहा जाए प्रभु BSNL के नेटवर्क सही करा दे, तो हनुमान जी कहेंगे भैया तू जियो का ले ले, ये मेरा बूता नहीं है। बस कविता को यहीं से सुनना। ईश्वर से हमारा जो सखा भाव है, उस सखा भाव में उनसे बातचीत है, बातचीत में कविता है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपके कंधों पर धार्मिक और राजनीतिक दुशाले गले हों, तो अगर उनको उतारकर कविता सुनने का अगर मन हो तो एक बार मुझे इजाजत दे दो, मैं अपनी जिंदगी की बहुत अच्छी कविता सुनाऊंगा। बस मन से सुन लेना, मन से सुन लेना, कविता को कविता के ढंग से सुन लेना। अच्छे लोग हैं, ऐसी महफिलें साहब हमें बहुत कम मिलती है चंद्रपाल जी, हम तो पशु मेलों तक में जाते हैं। नहीं, इसमें हंसने की क्या बात है। राजस्थान में एक जगह है पुष्कर, वहां हर साल गधों का मेला लगता है। ये दिनेश दिग्गज पिछले साल मुझे वहीं मिला था। इसमें हंसने की क्या बात है, हमारे खूंटे पास पास ही थे। ताली वाली आप लोग कह के ही बजाते हैं। आप बैठ जाओ प्रभु। हाँ बैठे बैठे। क्यों बड़े बैठ जाओ, खाली खाली सोफे हैं। काम कौन करेगा? अच्छा काम भी कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? खड़े खड़े गली बार में काम देख रहे हैं। तेरे शनिचर और 53 मंगलवार के व्रत किए हनुमान जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। बोले बेटा, सारे देवी देवताओं में मैं ही बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश हूँ, तेरी तपस्या से आज अत्यंत खुश हूँ, अपनी समस्या बताओ। मैंने कहा बजरंगबली, मुझे सरकारी राशन की दुकान से 5 लीटर मिट्टी का तेल दिलवाओ। हनुमान जी बोले अबे घोंचू, तू खींच के एक सोटा, समुद्र से पानी मांग रहा है 1 लोटा। अबे अकल के घुसते हुए दिए, अबे अकल के घुसते हुए दिए, तूने बेकार में जरा से काम के लिए इतने सारे व्रत किए। मेरी शक्ति रामायण तक में व्याप्त है, इस जरा से काम के लिए इतने सारे व्रत करने की क्या जरूरत थी। सुंदरकांड की एक चौपाई पर्याप्त। इस जरा से काम के लिए इतने सारे व्रत करने की क्या जरूरत थी, सुंदरकांड की एक चौपाई पर्याप्त है। अरे कमबख्त, तूने सुंदरकांड के एक दोहे का ही सच्चे मन से स्मरण कर लिया होता तो 5 लीटर मिट्टी का तेल तो क्या अभी तक 10-20 ड्रम भर लिया होता। अदरक के कसैले सूप, अदरक के कसैले सूप 100% बेवकूफ, क्या जरूरत थी साई जंप की। तेरी आवश्यकता है केवल 5 लीटर मिट्टी के तेल की और तपस्या कर रहा है पूरे पेट्रोल पंप की। कसैले सूप 100% बेवकूफ, क्या जरूरत थी साई जंप की। तेरी आवश्यकता है केवल 5 लीटर मिट्टी के तेल की और तपस्या कर रहा है पूरे पेट्रोल पंप की। जानता नहीं आजकल कितना कंपटीशन का वक्त है। तू किसी अरे गरे नत्थू खेरे का नहीं बल्कि बजरंगबली का भक्त है। अरे संकोच की सीमाओं को फलांग, मिट्टी के तेल को बार बोली, कोई अच्छा सा वरदान मांग। मैं समझ गया कि हनुमान जी मुझे फुला रहे हैं, उम्मीद के झूले में झुला रहे हैं, पाते हुए अपनी भावनाओं पे काबू। मैंने हनुमान जी से कहा प्रभु आप हनुमान जी हो या कलेक्ट्रेट कार्यालय के बड़े बाबू? क्या बात।
पाते हुए अपनी भावनाओं पे काबू। मैंने हनुमान जी से कहा, प्रभु आप हनुमान जी हो या कलेक्ट्रेट कार्यालय के बड़े बाबू, 53 मंगलवार के चने फोकट में सरकाना चाहते हो और मुझे कंपटीशन का वास्ता देके टरकाना चाहते हो। अरे अपने पिछले रिकॉर्डों से थोड़ा सा तो डरो। अगर मुझे 5 लीटर मिट्टी का तेल तक दिलाना आपके बस का रोग नहीं, तो फिर मेरे 5.25 किलो चने रेवड़ी, 2 दिया सलाई और 163 अगरबत्तियां वापस करो। पाते हुए अपनी भावनाओं पे काबू, पाते हुए अपनी भावनाओं पे काबू। मैंने हनुमान जी से कहा, प्रभु आप हनुमान जी हो या एसडीएम कार्यालय के बड़े बाबू, 53 मंगलवार के चने फोकट में सरकाना चाहते हो और मुझे कंपटीशन का वास्ता देके टरकाना चाहते हो। अरे अपने पिछले रिकॉर्डों से थोड़ा सा तो डरो। अगर मुझे 5 लीटर मिट्टी का तेल तक दिलाना आपके बस का रोग नहीं, तो फिर मेरे 5.25 किलो चने रेवड़ी, 2 दिया सलाई और 163 अगरबत्तियां वापस करो। अरे बहुत कर चुका मैं आपका सम्मान। जब भक्त को 5 लीटर मिट्टी का तेल तक नहीं दिला पाए तो फिर काहे के हनुमान। दोस्तों 4 पंक्तियों में हिंदुस्तान की जंगधारा का एक बहुत अदना सा हस्ताक्षर इस पूरे देश की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को गाली देता है। मेरा गाली देने का तमीज, तहजीब और इशारा अगर आप सुधी श्रोताओं को पसंद आए तो दोनों हाथ उठाकर मेरा समर्थन करना। निश्चित ही आपकी शक्ति में कोई खामी है। आपसे अच्छा तो वो चंद्रा स्वामी है, भले ही खुद चला गया जेल में, लेकिन भक्तों को तो डुबा गया तेल में। 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 मेरी प्रतिक्रियाओं का करते हुए विरोध, मेरी प्रतिक्रियाओं का करते हुए विरोध, हनुमान जी खा गए अचानक क्रोध। मेरी प्रतिक्रियाओं का देते हुए उत्तर, हनुमान जी बोले पुत्र बंद करिए पूजा अर्चना का नाटक। पहले तू मुझे ये बता कि तू मेरा भक्त है लक्कू भाई पाठक। अरे तूने मुझे शर्मिंदा करने की ठानी है, लगता है मेरी शक्ति अभी नहीं पहचानी है। कलयुग थरथराता है मेरे नाम से, मैं कितना बलशाली हूँ पूछना अपने राम से। रावण की लंका को मिलाकर राख में 4 चांद लगा दिए थे मैंने रामचंद्र जी की साख में। अशोक वाटिका उखाड़ दी थी मैंने बिना कुछ खाए पिए। ये सब लोग जानते हैं कि लक्ष्मण जी मेरे कारण जिए। मैंने एक सांस में गहरे समुद्रों को फलांगा है। धिक्कार है तूने मुझ जैसे महापराक्रमी से तुच्छ मिट्टी का तेल मांगा। मेरी एक खूंखार ने रावण के सिंहासन को हिला दिया, बिछड़ी हुई सीता माता को राम से मिला दिया। तूफानों से टकराना तो मेरा बचपन का खेल है, फिर किस खेत की मूली ये मिट्टी का तेल है। मुझे भगवान राम के चरणों की सौगंध अबे ओ मकबूल फिदा हुसैन, मैं 3 मिनट में तेरा तेल लेके आता हूँ, ला अपनी खाली कैन। दोस्तों मेरी इस शब्दों की कवायद को क्षमा कर देना। मेरा अपना सौभाग्य था जब हिंदी साहित्य की इस वाचिक परंपरा के मंच पर मैंने कदम रखे, मुझे आशीष मिले संतोष आनंद जैसे बड़े गीतकारों के, जो मुझे समझाते रहे कि तेज, हास्य और व्यंग्य की श्रेष्ठ कविताएं वो होती हैं जो हंसते खिलखिलाते समाज को कोई संदेश देकर जाए। मैंने कविता की अंतिम पंक्तियों में इस समाज का एक दर्द समाहित किया है। अगर ठीक से कर दिया हो, आगे से लेके पीछे तक मैं आपकी समर्थन चाहता हूं। भक्त की प्रतिक्रियाओं के आगे चले गए, हनुमान जी बिना कुछ सोचे समझे चले गए। पता नहीं कहां कहां धक्के खाए, हनुमान जी आज तक मिट्टी का तेल लेकर लौट कर नहीं आए। हनुमान जी आज तक मिट्टी का तेल लेकर लौट कर नहीं आए। लगता है हनुमान जी को मिट्टी का तेल नहीं मिला। मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं है गिला। मैं तो इस देश की व्यवस्था से पूछना चाहता हूँ कि गीता के दहेज हत्यारों को मिट्टी का तेल कहां से मिला? गीता के दहेज हत्यारों को